बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ह्यूमन ज्योग्राफी का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये क्लास किसकी होगी? अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की क्लास होने वाली है। इसमें आपके सामने जितने भी अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे सारे के सारे आपको मैं करवाने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में अपने मात्र 800 सब्सक्राइबर कम है। कितने सब्सक्राइबर कम है? मात्र 800 सब्सक्राइबर कम है। 800 सब्सक्राइबर और अपने हो जाएंगे तब अपना पूरा 25,000 का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा और मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे मिलकर इसको टारगेट को अचीव करवा दोगे। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा है? कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम के दिए गए लिंक पर क्लिक करो, आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हिस्ट्री चैंपियन लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करना है। बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्या करना है? फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जाकर ज्योग्राफी सर्च कर लेना और यहाँ पर ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी, जाकर उसको विस्तार से पढ़ लेना है। चलिए भाई शुरू करते हैं अपन क्लास को। आपके सामने अति लघुतरात्मक वाली क्लास को यूनिट वाइज देखेंगे सारे के सारे प्रश्नों को। कोशिश है कि सारा सिलेबस आपको रिवाइज करा के चला जाऊं। मानव भूगोल का स्वरूप और मानव पर्यावरण संबंधों से संबंधित प्रश्न है। पहला है, मानव भूगोल को परिभाषा दीजिए। मानव भूगोल की क्या परिभाषा होती है उसके बारे में बताना है। क्या बताना है? मानव भूगोल की क्या परिभाषा होती है। मानव भूगोल होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मानव भूगोल की वह शाखा है जो मानव और पृथ्वी के बीच में संबंधों तथा मानवीय गतिविधियों के स्थानीय विवरण के बारे में अध्ययन करती है। क्या होती है? मानव भूगोल की वो शाखा है जो मनुष्य और प्रकृति, मतलब कैसे मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य आपके सामने पृथ्वी को प्रभावित करते हैं और प्रकृति के द्वारा किए गए कृत्य आपके सामने किस तरीके से मनुष्य को प्रभावित करते हैं। जैसे अब वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण मनुष्य करता है, इस वजह से क्या होती है? वर्षा होती है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से बाढ़ आते हैं। तो मनुष्य की वजह से प्रकृति को प्रभावित हुए, प्रकृति की वजह से बाढ़ की वजह से मनुष्य प्रभावित हुआ। तो ये सब चीजें हम जहां पर समझते हैं कि मनुष्य के द्वारा किए गए जो करते होते हैं उसके वजह से प्रकृति कितनी प्रभावित होती है और प्रकृति के द्वारा किए गए कार्यों से मनुष्य कितना प्रभावित होता है, वो कौन से विषय में पढ़ते हैं भाई? मानव भूगोल में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? मानव भूगोल में इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, अच्छे से करके चले जाना। अगले वाले प्रश्न की बात करें, मानव भूगोल के स्वभाव बताइए। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, स्वभाव कैसा होता है? मानव भूगोल एक सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान है। मानव भूगोल कैसा विज्ञान है? जहां पर अपन समाज से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं और व्यवहारिक के बारे में पढ़ते हैं। लोगों का व्यवहार होता है, वो किस तरीके से काम करता है, इस वजह से जो आपके सामने प्रकृति है वो कैसे प्रभावित होती है। ये सारी की सारी चीजें किसमें देखने को मिलती है? मानव भूगोल में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? मानव भूगोल में सभी की सभी चीजें देखने को मिलती है। जो मानव समाज और पर्यावरण की अंतःक्रिया को समझाता है। क्या करता है कि मनुष्य, समाज और पर्यावरण है वो आपस में किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में कहां पढ़ते हैं अपन? मानव भूगोल में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? मानव भूगोल के अंदर सारी की सारी चीजों को पढ़ा जाता है, जहां पर आपके सामने एक मनुष्य का सामाजिक और व्यवहारिक किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में विस्तार से देखते हैं अपन। अगले वाला प्रश्न है, मानव भूगोल का क्षेत्र क्या होता है? मतलब जो मानव भूगोल है उसका क्या क्षेत्र है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। जब जनसंख्या, बस्तियां, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियां और मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करती है। मानव भूगोल का क्या क्षेत्र होता है? किन किन चीजों के बारे में बताती है भैया? जनसंख्या कैसे काम करती है, ज्यादा जनसंख्या तो उसका क्या प्रभाव होता है, कम जनसंख्या होती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, आपके सामने अलग अलग प्रकार की जगह की जनसंख्या वो कितनी उपयोगी है, तकनीक का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में, बस्तियों के बारे में, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें? मानव भूगोल के अंदर। और मनुष्य और पर्यावरण के बीच में आपस में जो संबंध देखने को मिलते हैं उसके बारे में भी मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? मानव भूगोल है उसमें इन सब चीजों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। अगला है, मानव पर्यावरण के संबंध से क्या तात्पर्य है? मानव और पर्यावरण के बीच में पारस्परिक प्रभाव और अनुकूल की प्रक्रिया मानव पर्यावरण को संबंध कहलाती है। क्या होता है आपके सामने? मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है,
क्या होता है, मानव और पर्यावरण, मानव और पर्यावरण के बीच में आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं देखने को मिलती हैं, उसी के वजह से आपके सामने उनके बीच में जो संबंध होता है वो मानव पर्यावरण के संबंध के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण नियतिवाद क्या होता है, यह सिद्धांत मानता है मानव जीवन की गतिविधियां पूर्णतः पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती है। मतलब पर्यावरण नियतिवाद इसी चीज की बात करता है कि मनुष्य है वो मनुष्य शक्तिशाली नहीं है बल्कि प्रकृति है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। किसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताया गया, प्रकृति को। और इसकी ये विचारधारा यही कहती है आपके सामने कि जितने भी जो कार्य होते हैं वो सब के सब किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा। जो मनुष्य है जो वो प्रकृति के हिसाब से ही अपने सारे के सारे कार्य करता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि मानव जीवन की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो पूर्ण रूप से किस चीज पर, पर्यावरण या प्रकृति पर निर्भर करती हैं। किस चीज पर, पर्यावरण या प्रकृति पर निर्भर करती हैं। ये चीज किसके बारे में बताई गई, पर्यावरण नियतिवाद में बताई गई है। अगले वाला पॉइंट है संभावनावाद की अवधारणा क्या है। क्या है संभावनावाद की अवधारणा, इसके अनुसार पर्यावरण संभावनाएं देता है पर मानव अपनी बुद्धि और उसका चयन करता है। संभावनावाद क्या बताता है कि पर्यावरण होता ना वो आपके सामने अलग अलग प्रकार की हमें संभावना देगा। क्या करेगा, अलग अलग प्रकार की हमें संभावनाएं देने का काम करता है। क्या करता है, अलग अलग प्रकार की हमें संभावना देने का काम करता है, जिसे मानव अपनी बुद्धि से चयन करता है। समझ में आ गई, प्रकृति में अलग अलग प्रकार की पॉसिबिलिटी देगा, मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके उन सब संभावनाओं का उपयोग करके, तकनीक का उपयोग करके जितनी उसको जरूरत है उस हिसाब से उपयोग करता है। संभावनावाद में बताया गया है। अगले वाला पॉइंट है नवनियतिवाद से आपका क्या तात्पर्य होता है। यह सिद्धांत मानव स्वतंत्रता और पर्यावरणीय सीमाओं को भीतर से स्वीकारता है। नवनियतिवाद क्या भाई आपके सामने सिद्धांत बताता है, मानव है ना, मानव स्वतंत्रता और पर्यावरणीय जो सीमाएं होती हैं उनको किस प्रकार से एडजस्ट करता है, उनको कैसे स्वीकारता है, ये किसमें बताया गया है, नवनियतिवाद में बताया गया है। किसमें बताया गया है, नवनियतिवाद में बताया गया है कि मानव है वो स्वतंत्र है और पर्यावरणीय सीमाओं को किस प्रकार से स्वीकारता है। ये किसमें बताया गया भाई, नवनियतिवाद में बताया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को आपको करके जाना है। अगले वाला पॉइंट है क्रियाशीलता का सिद्धांत बताइए। क्या बताना आपको, क्रियाशीलता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बताना है, क्रियाशीलता का सिद्धांत आपको बताना है। मानव अपने पर्यावरण को सक्रिय रूप से परिवर्तित करता है। मनुष्य क्या करता है, पर्यावरण को सक्रिय रूप से एक्टिवली चेंजमेंट जो करता रहता है उसको क्रियाशीलता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मतलब मनुष्य है वो अपनी क्रियाओं के माध्यम से अलग अलग काम करके मनुष्य जो अपनी गतिविधि करता है उसके हिसाब से जो पर्यावरण को बदलता है उसी को क्या कहा जाता है, क्रियाशीलता के सिद्धांत के नाम से जानता है। मनुष्य प्रकृति को सक्रिय रूप से परिवर्तित करने का या बदलने का काम करता है। अगले वाला पॉइंट है क्षेत्रीय भिन्नता का सिद्धांत। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। मतलब पृथ्वी के जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होते हैं ना उससे जो मनुष्य अनेकों प्रकार की गतिविधियां करता है वो अलग अलग होती हैं। आपके सामने एशिया के लोगों की अलग गतिविधियां हैं, है ना। यहाँ पर भाई तकनीक का अभाव है तो आपके सामने क्या होगा, कम जलवायु प्रदूषण ज्यादा देखने को मिलता है। यूरोप में तकनीक ज्यादा है तो वहां पर यूरोप और जो दक्षिण अमेरिका में वहां से प्रदूषण का कार्बन कंजम्पशन कम देखने को मिलता है। स्थलीय एकता का सिद्धांत क्या होता है, पृथ्वी को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में देखने को क्या कहा जाता है कि पृथ्वी है उस पे हर क्रिया, इस पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या दिखाया गया, पृथ्वी पर जितनी भी जो घटनाएं हैं वो आपके सामने क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। इसी को स्थलीय एकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्थलीय एकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया। चलिए यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जहां पर मानव नस्लें, जनजातियों व विश्व जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, मानव नस्ल की परिभाषा क्या होती है। समान शारीरिक लक्षण वाले मानव समूहों को मानव नस्ल के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसे लोग जिनके सम शारीरिक लक्षण, शारीरिक ढांचा, शारीरिक संरचना एक समान होती है उसको मानव नस्ल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मानव नस्ल के नाम से जाना जाता है। ऐसे लोग जिनका शरीर का एक प्रकार का है और आपके सामने एक प्रकार का जो व्यवहार विचार रखते हैं उनको मानव नस्ल के नाम से हम जानते हैं। अगले वाला है जी टेलर का नक्सल वर्गीकरण क्या होता है। जी टेलर के द्वारा नक्सल वर्गीकरण क्या दिया गया उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर नस्लों को वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया, जो शरीर है
शरीर की जो विशेषताएं थी, कोई भी मनुष्य है उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पे उसको वो कौन सी नस्ल का व्यक्तित्व है, इस चीज का वर्गीकरण किया गया है। उसको क्या कहा जाता है? जी टेलर के द्वारा नस्ल वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नस्ल वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा? जी टेलर के द्वारा। किसके द्वारा? जी टेलर के द्वारा आपके सामने शरीर की बनावट, शरीर की विशेषताओं के आधार पे आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो नस्लों का वर्गीकरण किया जाता है, वो आपके सामने ये जी टेलर का जीव नस्ल वर्गीकरण कहलाता है। अगले वाला पॉइंट है मानव नस्लों का वितरण। विभिन्न नस्लें अलग अलग महाद्वीपों में पाई जाती है। मानव नस्लों का वितरण क्या होता है? अलग अलग प्रकार की जो नस्लें होती हैं वो अलग अलग महाद्वीपों में पाई जाती हैं, उसको मानव नस्लों के नाम से जाना जाता है। मतलब जो अलग अलग प्रकार की जो नस्लें हैं वो अलग अलग महाद्वीपों में पाई जाएंगी। कहां पर पाई जाएंगी? अलग अलग महाद्वीपों में। चाहे एशिया की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, कहीं की भी बात करें, आपके सामने एशिया के लोगों का अलग व्यवहार, विचार, शारीरिक आकार होगा, अफ्रीका वालों का अलग होगा, यूरोप वालों का अलग होगा, आपके सामने अमेरिका वालों का अलग अलग होगा। समझ में आ गई? तो विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो नस्लें हैं वो अलग अलग महाद्वीप में पाई जाएंगी। नस्लें जलवायु के आधार पे विभाजित हो जाती हैं, है ना, वातावरण के हिसाब से विभाजित हो जाती हैं, मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा आपके सामने प्रभावित होती हैं, भू आकृति से भी प्रभावित होती हैं। अस्मिको जनजाति की क्या विशेषता होती है? अत्यधिक शीत प्रदेशों में अनुकूल जीवन। मतलब अस्मिको जो जनजाति होती है वो क्या करती है? बहुत ज्यादा जो ठंड वाले प्रदेश होते हैं, कैसे प्रदेश? बहुत ज्यादा ठंड वाले प्रदेश होते हैं, अत्यधिक शीत प्रदेशों में भी अपना जीवन जी पाते हैं। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा जो ठंड वाले प्रदेश होते हैं उन सभी प्रदेशों में भी अपना जीवन है वो आपके सामने अच्छे से जी पाती हैं। वो कौन सी प्रजाति है? अस्मिको जनजाति। अस्मिको जनजाति के नाम से उसको जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। अगले वाला है बुशमैन जनजाति कौन सी होती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में शिकार पर जीवन निर्भर करने वाली जनजाति कौन सी जनजाति होती है भाई? बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति होती है? बुशमैन जनजाति, जो लगभग आपके सामने मरुस्थलीय क्षेत्र में शिकार पर निर्भर रहती है। किस चीज पर निर्भर रहती है? आपके सामने शिकार पर निर्भर रहती है। समझ में आ गया? बुशमैन जनजाति आपके सामने मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है और शिकार पर अपना जीवन है उसका लगभग किस चीज पर जीवन रहता है? शिकार पर जीवन रहता है। यूट्यूब पर वीडियो लगाकर देख लेना, आज भी वो अपना जीवन है शिकार करते हैं तभी उनको भोजन मिलता है, शिकार नहीं करेंगे तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? बुशमैन जनजाति पूरी तरीके से शिकार पर निर्भर रहती है। पिग्मी जनजाति, नाम पिग्मी है मतलब छोटे कदकाठी के हैं और वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। क्या करते हैं? छोटे कदकाठी के लोग होते हैं और आपके सामने कहां पर? जो वन वाला क्षेत्र होता है, वन आंशिक क्षेत्र होता है, वहां पर आपके सामने ये लोग देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की जनजाति को पिग्गी जनजाति के नाम से जाना जाता है। किस जनजाति के नाम से जाना जाता है? पिग्मी जनजाति के नाम से जाना जाता है। कौन सी जनजाति के नाम से? पिग्मी जनजाति के नाम से जाना जाता है। वन क्षेत्रों में लगभग ये लोग है वो निवास करते हैं। अगले वाली जनजाति है संथाल जनजाति। कृषि और वन आधारित जीवन, मतलब कैसा जीवन जीते हैं? कृषि करते हैं, सबसे ज्यादा कृषि करेंगे और वनों में अपना जीवन काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं? वनों पे अपना जीवन काटते हैं और ज्यादा से ज्यादा कृषि पर अपना जीवन निर्भर करता है। इनका जीवन किस चीज पर निर्भर करता है? कृषि पर जीवन निर्भर करता है और वनों पर अपना जीवन है वो इनका लगभग जीवन वनों और कृषि पर निर्भर होता है। इस प्रकार की जनजातियों कौन सी जनजाति में आती है? संथाल जनजाति का भाग होती है। कौन सी जनजाति का? संथाल जनजाति का भाग होती है। अच्छा प्रश्न है भाई, अच्छे से करके चले जाना। अगले वाला पॉइंट है नागा जनजाति कहां पर पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूम कृषि करते हैं। क्या करते हैं? जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर जो जिन लोगों के द्वारा झूम कृषि की जाती है वो कौन सी जनजाति होती है भाई? आपके सामने नागा जनजाति होती है। कौन सी जनजाति होती है? उसको नागा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी जनजाति के नाम से? नागा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, विस्तार से देखकर चले जाना। जो आपके सामने पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाता है उसको नागा जनजाति के नाम से अपन जानते हैं। भील जनजाति मध्य भारत में निवास होता है और वन संसाधनों पर निर्भरता देखने को मिलती है। यह भी आपके सामने भील जनजाति भी लगभग वन प्रदेशों में रहती है, मध्य भारत में रहते हैं लोग और वनों पर, किन सब चीजों पर? जो वन संपदा होती है, जंगलों में इनका निवास देखने को मिलता है। उनकी निर्भरता भी किसी चीज पर होती है? वन संसाधनों पर ज्यादातर देखने को मिलती है। विश्व जनसंख्या की परिभाषा दीजिए। पृथ्वी पर निवास करने वाले कुल मानवों की जो संख्या होती है उसको विश्व जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। मतलब इस पृथ्वी पर जितनी जो लोग रह रहे हैं
जितनी मात्रा में जो लोग रह रहे हैं सभी को किसके नाम से जाना जाता है भाई? विश्व जनसंख्या का हिस्सा होते हैं। चलिए यूनिट फर्स्ट और सेकंड को अपन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देख लिया। यूनिट थर्ड के प्रश्नों को देखें। प्रवासन, जनसंख्या और संसाधन का विकास क्या होता है? पहला पॉइंट है प्रवासन की परिभाषा क्या होती है? स्थायी व अस्थायी रूप से आपके सामने स्थान परिवर्तित करने वाले लोगों को प्रवासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे लोग जो स्थायी व अस्थायी रूप से अपना स्थान समय समय पर बदलते रहते हैं उसको प्रवासन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रवासन के नाम से जाना जाता है। ऐसी जनजाति के लोग जो समय समय पर अपना स्थल है वो बदलते रहते हैं, वो लोग प्रवासन के नाम से जाना जाता है। प्रवासन के मुख्य कारण क्या होते हैं? लोग अपने समय समय पर अपना जगह वगैरह बदलते रहते हैं, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या रहता है? आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक और पर्यावरणीय कारण रहते हैं। क्या कारण रहते हैं भाई आपके सामने? लोग समय समय पर अपना जो जगह बदलते रहते हैं उसके पीछे कारण क्या है? पैसे के लिए। भाई जिस जगह पर रह रहे हैं वहां पर आपके सामने उचित मात्रा में पैसा नहीं कमा रहे हैं, दो वक्त की खाना नहीं कमा पा रहे हैं, तो इस वजह से लोग क्या कर लेते हैं भाई आपके सामने अपना घर वगैरह है वो छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बसना शुरू कर देते हैं। कोई राजनीतिक कारण हो गया, कहीं पर आपके सामने दंगे देखने को मिल गए, कहीं पर आपके सामने लोगों को निष्कासित कर दिया गया, तो लोग क्या करते हैं? राजनीतिक कारणों से भी अपना घर है प्रवासन करके आपके सामने दूसरी जगह पर बसते हैं। तो दूसरा कारण क्या होता है भाई? राजनीतिक कारण। क्या होता है? राजनीतिक कारण की वजह से भी लोग अपना घर बार है वो छोड़कर दूसरी जगह बसते हैं। अगला कारण होता है पर्यावरणीय कारण। लोग पर्यावरण में हो रहे वक्त के साथ बदलाव के कारण की वजह से भी क्या करते हैं? अपना घर वगैरह वो छोड़ते हैं। तो ये कुछ आपके सामने प्रमुख कारण होते हैं। अगले वाला पॉइंट है आंतरिक प्रवासन। देश के भीतर लोग स्थान परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? एक देश के अंदर लोग अपने स्थान को जो परिवर्तित करते हैं उसको क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रवासन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक प्रवासन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक प्रवासन के नाम से जाना जाता है। देश के भीतर लोग अपना स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं, उसको आंतरिक प्रवासन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन बढ़े, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन क्या होता है? देश के बीच में प्रवासन किया जाता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रवासन यह होता है कि एक देश से दूसरे देश में लोग, जैसे आपके सामने जो रोहिंग्याज है, जो म्यांमार के जो आपके सामने मुस्लिम लोग है रोहिंग्या, वो बांग्लादेश में, भारत में और आपके सामने जो इन सब देशों में जो आकर रह रहे हैं, ये कैसा प्रवासन है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासन है। प्रवासन के क्या प्रकार होते हैं? ग्रामीण, शहरी, स्थायी व अस्थायी। मतलब लोग ग्रामीण क्षेत्र से क्या कर रहे हैं? शहरी क्षेत्र में जाकर बसते हैं। काफी लोग स्थायी रूप से जाकर बस जाते हैं, काफी लोग अस्थायी रूप से कुछ दिन काम करने के लिए जाते हैं, फिर अपने वापस अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। तो प्रवासन के प्रकार होते हैं ग्रामीण या शहरी, स्थायी या अस्थायी। प्रवासन के क्या परिणाम होते हैं? प्रवासन के वजह से शहरीकरण बढ़ता है। क्या होता है? शहरों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, शहरों पर दबाव बढ़ता चला जाता है। संस्कृति का मिश्रण होता है, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग आपके सामने आपस में आकर रहते हैं, तो इस वजह से संस्कृति उसका भी मिश्रण देखने को मिलता है। और सामाजिक तनाव, काफी बार क्या होता है जो स्थानीय लोग वहां पर रहते हैं वो दूसरी जगह से आए हुए लोगों को स्वीकारना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से काफी बार क्या होता है? सामाजिक तनाव भी देखने को मिलता है, लोगों में आपस में लड़ाइयां भी हो जाती हैं। अगले वाला पॉइंट है विश्व प्रवासन प्रवृत्ति क्या होती है? विकासशील और विकसित देशों की ओर प्रवासन। मतलब विश्व प्रवासन इस प्रकार से होता है कि विकासशील देश जैसे भारत हो गया, वहां से लोग कनाडा, यूएसए और यूरोपीय देशों में बढ़ते हैं, तो जाकर रहने लग जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? विश्व प्रवासन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विश्व प्रवासन के नाम से जाना जाता है। जहां पर विकासशील देश है वो विकसित देशों की ओर जाकर वहां पर रहने लग जाते हैं। जनसंख्या संसाधन क्षेत्र, संसाधन उपलब्धता के कारण क्षेत्रों में विभाजन होना। मतलब अलग अलग प्रकार के, जैसे झारखंड और बिहार है, दोनों थे पहले एक ही, लेकिन झारखंड में अत्यधिक संसाधन देखने को मिलते थे और बिहार में कम संसाधन देखने को मिलते थे, इसलिए क्या हो गया? उन दोनों क्षेत्रों में विभाजन देखने को मिल गया। तो जनसंख्या संसाधन क्षेत्र वो होते हैं जहां पर संसाधन की उपलब्धता के अनुसार क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है जनसंख्या की लाभांश क्या होता है? कार्यशील आयु वर्ग की अधिकता से आर्थिक लाभ होना। मतलब काम करने वाली जो जनसंख्या वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इस वजह से क्या होता है? आपके सामने बहुत ज्यादा अधिक लाभ देखने को मिलता है, उसको जनसंख्या की लाभांश के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, इन सब देशों के पास बहुत युवा जनसंख्या जो क्या कर सकती है? भारी मात्रा में आपके सामने काम कर सकती है, इस वजह से इन देशों में मजदूर वर्ग काफी देखने को मिलता है।
जनसंख्या समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी व संसाधनों का संकट होना। अगर आपके सामने बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या देखने को मिलती है तो उस देशों में बेरोजगारी काफी मात्रा में होगी, गरीबी काफी मात्रा में देखने को मिलती है और संसाधनों का भी संकट देखने को मिलता है। तो बच्चों ये थी आपके सामने यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आखिरी नंबर यूनिट नंबर 4 की तरफ अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर मानव बस्तियां एवं नगरीकरण से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित? मानव बस्तियां एवं नगरीकरण से संबंधित प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूरे देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे? कर दो भाई। मानव बस्तियां क्या है? क्या प्रश्न है? मानव बस्तियां आखिरकार होती क्या है, इसके बारे में अपन देखेंगे। मानव बस्तियां क्या होती है? मानव द्वारा स्थायी निवास हेतु बनाए गए क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? मानव बस्तियों के नाम से जाना जाता है। क्या होता है मानव बस्तियां? मनुष्य के द्वारा अपने घर को जो स्थायी रूप से किसी जगह पर रहने के लिए जिन घरों को बनाया जाता है, जहां पर रहते हैं लोग, उसी को मानव बस्तियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मानव बस्तियों के नाम से जाना जाता है। जहां पर लोग क्या कहते हैं आपके सामने भाई, निवास करने के लिए, रहने के लिए जहां पर लोग रहते हैं, अपने घर वगैरह बनाते हैं, उसको मानव बस्तियों के नाम से जाना जाता है। स्थल चयन, साइट का अर्थ क्या होता है? मतलब आप जिस घर पर रहना चाहते हो, जहां पर अपना घर का निर्माण करना चाहते हो, जहां पर रहना चाहते हो, उस घर को जब आप निर्माण करने के लिए किस प्रकार की भूमि को चुनते हो, उसी को क्या कहा जाता है? स्थल चयन के नाम से जाना जाता है। जैसे आप ढलान वाली जगह में रह रहे हो, टीले पर रहना चाह रहे हो, आप स्थल जमीन पे जो एकदम समतल जमीन पर रहना चाहते हो, किस प्रकार की जमीन पर आप अपना घर बना रखा है, उसी को आपके सामने स्थल चयन के नाम से जाना जाता है। स्थिति, सिचुएशन का क्या अर्थ होता है? आसपास के क्षेत्रों की बस्तियों का संबंध, मतलब आपके आसपास के क्षेत्र में किस प्रकार के लोग रहते हैं, समझ में आ गया? उसको स्थिति या सिचुएशन के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण बस्ती का क्या परिभाषा होती है? कृषि आधारित छोटी बस्तियां होती हैं। क्या होती हैं आपके सामने? कृषि पर निर्भर करने वाली छोटी छोटी बस्तियां आपके सामने देखने को मिलती हैं। कौन सी बस्तियां? ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां क्या होती है भाई आपके सामने? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग जो आपके सामने छोटी छोटी बस्तियों के अंदर रहते हैं, उनको किसके नाम से जाना जाता है भाई? ग्रामीण बस्तियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ग्रामीण बस्तियों के नाम से जाना जाता है। जो लोग लगभग कृषि पर निर्भर रहते हैं और छोटी छोटी बस्तियों के अंदर अपना जीवन यापन है वो करते हैं। अगले वाला पॉइंट है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। कितने प्रकार की होती है ग्रामीण बस्तियां? सकेंद्रित, विस्तृत और लेखरित। सकेंद्रित क्या होगा? एक जगह के आसपास, एक जगह पर झुंड में एक साथ लोग रह रहे हैं, मतलब ऐसे घर जहां पे आप छत से छत टच होती है ना, उस प्रकार के घर, मतलब बहुत ज्यादा लोग एक जगह पर रह रहे हैं। विस्तृत क्या होता है आपके सामने? दूर दूर घर है लोगों के, और रेखे का एक लाइन में आपके सामने लोगों का घर देखने को मिलता है। ग्रामीण बस्ती की संरचना कैसे होती है? लोग अपने रहने के लिए रहते हैं, कृषि योग्य भूमि का संगठन देखने को मिलता है। क्या तो आपके सामने आवास के लिए रहेंगे लोग, या अपनी कृषि भूमि के लिए आपके सामने लोग वहां पर रहते हैं। तो आपके सामने ग्रामीण बस्तियों की संरचना के यही मुख्य भाग होते हैं। नगरीय शहरीय बस्तियों में क्या क्या होता है? गैर कृषि गतिविधियां होती हैं पर आधारित बड़ी बस्तियां, मतलब कृषि तो करनी ही नहीं पड़ती लोगों को, तो क्या पास पास में घर बना रखे हैं और आपके सामने छोटी सी भूमि में आपके सामने बहुत ऊंचे ऊंचे घरों का निर्माण, मल्टी जो कॉम्प्लेक्स टाइप के घरों को बना दिया जाता है। नगरीय बस्तियां का आकार किस प्रकार से होता है? आकार में बड़ी होंगी और कार्यों का आधार पे क्या होंगे? बड़ी बड़ी बस्तियां, आकार में बड़ी बस्तियां होंगी और कार्य अलग, जैसे कार्य की जरूरत होती है वैसे लोग अपने घर का निर्माण करते हैं। नगरीय आकृति विज्ञान क्या होती है? शहरों की बनावट और संरचना, शहर है उनकी बनावट कैसी है, उनकी संरचना कैसी है, उसके आधार पे आपके सामने नगरीय आकृतियां देखने को मिलती हैं। और विश्व नगरीय प्रवृत्ति कैसी होती है? शहरों और जनसंख्या की वृद्धि की वजह से देखने को मिलती है। तो ये था आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।